दोस्तों ये मेरी रियल स्टोरी है। आप सुनिएगा तो कहिएगा कि मैंने सही किया या गलत। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरी मास्टर डिग्री का पहला साल था। मेरी ज़िंदगी की केमिस्ट्री तो अच्छी नहीं रही, इसलिए सोचा कि कम से कम डिग्री तो केमिस्ट्री से कर लूँ। मेरी केमिस्ट्री की प्रोफेसर मिस्टर शर्मा मेरी सबसे पसंदीदा टीचर थी। उनका पूरा नाम मीना शर्मा था। उन्हीं की वजह से मुझे केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री करने का ख्याल आया। वह हर टॉपिक को इस तरह से समझाती थी कि एक बार में ही सब समझ में आ जाता। मैडम ने अपने ज़माने में आईएएस के लिए क्वालिफाई किया था, पर उनको पढ़ाना अच्छा लगता था, इसलिए वो आईएएस की जगह प्रोफेसर बनी। 25 साल पढ़ाते पढ़ाते निकाल दिए मैडम ने, मगर उनको कभी भी कलेक्टर न बन पाने का अफसोस नहीं हुआ। उनके चेहरे पर हमेशा सुकून भरी मुस्कान रहती थी। मैडम सिर्फ मेरी ही पसंदीदा नहीं थी, बल्कि कॉलेज में हर स्टूडेंट की फेवरेट केमिस्ट्री वाली मैडम ही थी। मैं पढ़ाई को लेके थोड़ा गंभीर था, इसलिए मैडम मुझ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती थी। शर्मा मैडम के परिवार में उनके अलावा उनके पति और उनकी बेटी पलक थी। सिर्फ 3 लोग ही थे, लेकिन मैडम कॉलेज के हर स्टूडेंट को अपना बच्चा ही समझती थी। ऐसा बहुत कम होता था कि कोई मैडम की बात न माने या उनको कोई किसी भी काम के लिए मना करते। अभी मैंने अपनी मास्टर की पढ़ाई शुरू ही की थी कि तभी शुरुआती दिनों में एक दिन कॉलेज की मॉडल, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की, बीएसएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट पारुल मेरे पास आई और बोली, सर मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं और आज मीना मैडम भी नहीं आई है। इफ़ यू डोंट माइंड विल यू प्लीज़ हेल्प मी। सुना है आपकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। वो थोड़ा डरी हुई भी थी। मैंने उसके मनोभाव समझते हुए कहा, ठीक है लाइब्रेरी चलते हैं। पारुल थोड़ा झेप गई और मेरे साथ साथ चलने लगी। जैसा अब तक उसके बारे में सुना था, पारुल मुझे उससे उलट ही लगी। थोड़ी चुप चुप, थोड़ी सहमी सहमी, लेकिन कॉलेज में तो चर्चा था कि पारुल कॉलेज की सबसे बिंदास लड़की है और बहुत हंसमुख भी। खैर जो भी हो मुझे क्या, लेकिन उसके बारे में एक बात तो सही थी, वो खूबसूरत तो बहुत थी और जानती थी कि खूबसूरत है। हम लाइब्रेरी पहुँचे। लाइब्रेरी के अंदर कदम रखते ही सब हैरानी से मुझे और पारुल को देखने लगे और वहाँ बैठे लड़के लड़कियों ने अपने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था कि कौन क्या सोचता है। मुझे बस अपने काम से मतलब था। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 2 किताबें निकाली और पारुल को हर टॉपिक सही से समझाने लगा। लगभग पौने 2 घंटे पढ़ाने के बाद मुझे मेरे काम याद आए, इसलिए मैंने किताबें बंद कर दी। लेकिन उसके पास पढ़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय था और वो मन लगा के पढ़ भी रही थी। मगर मुझे आज बिजली का बिल जमा करने जाना था और घर का राशन भी खरीदना था। मैंने पारुल को बताया कि मुझे अभी जाना पड़ेगा। अभी जो मुझसे बात करने में हिचक रही थी, वो अब थोड़ी सहज हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए बाय बोला। मैं चलने लगा तभी वो पलट के बोली, मैंने सही सुना था आपके बारे में सर, आपकी भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मैं थैंक यू कहकर आगे बढ़ गया। अगले दिन लाइब्रेरी में बैठा अपने नोट्स बना रहा था। थोड़ा थक भी चुका था, इसलिए सोचा कैंटीन में जाके कॉफ़ी पी लूँ। कुछ देर के लिए फिर से पढ़ने की हिम्मत मिलेगी। असल में मैं कॉलेज में मास्टर डिग्री गोल्ड मेडल के साथ अचीव करना चाहता था। मैं भी अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था। मैं कैंटीन के गेट तक पहुंचा ही था कि पारुल भी वहां मिल गई। बोली, सर आपको कब से ढूंढ रही थी। पता चला कि आप लाइब्रेरी में थे, लेकिन वहां जाकर देखा तो कोई नहीं था। थैंक गॉड आप यहाँ मिल गए। मैंने कहा, मेरा थोड़ा सर दुख रहा है, कॉफ़ी पीने आया हूँ, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो साथ चलते हैं। पारुल बोली, ठीक है। हमने साथ बैठकर कॉफ़ी पी, लेकिन ज़्यादातर हम दोनों चुप चुप ही रहे। मैं एक टक उसे देखे जा रहा था, लेकिन उसकी नज़रें कभी मुझ पे ठहर जाती और कभी कॉफ़ी के कप को यूं देखती जैसे कुछ अनकहे सवालों के जवाब ढूंढ रही हो। फिर न जाने क्या सोच के बोली,
सर, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। आप ठीक तो हैं ना? अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो हम बाकी के बचे हुए टॉपिक्स कल क्लियर कर लेंगे। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, अरे नहीं पारुल, ऐसा कुछ नहीं है। असल में मेरे पास बात करने के लिए कुछ खास है ही नहीं यार। हमारी कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी। वो बोली, सर चले? मैंने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दे दिया। वो कल की तरह मेरी बगल में थी। वैसे एक पल के लिए मैं सबसे खुशकिस्मत इंसान था, क्योंकि शायद उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की शायद ही मैं फिर कभी देख पाता। लेकिन ये सिर्फ मेरे ख्यालात थे। उसके मन में क्या था ये जानना इतना आसान नहीं था। उसने फिर पूछा, क्या हुआ सर, कुछ सोच रहे हैं आप? सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, पारुल, तुम मुझे सर मत बुलाओ, तुम मुझे आप या तुम कह के बुला सकती हो। वो बोली, ठीक है। आज लाइब्रेरी में उसे टॉपिक समझाने के बाद हमने थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें भी की। कल की सकुचाने वाली पारुल अब थोड़ा खुलने लगी थी, खिलखिला के हंसने लगी थी। उसकी हल्की सी मुस्कान और उसकी आंखों पर आते हुए बालों को उसका बार बार संवारना एक अलग ही कशिश थी। इस लड़की में 2 दिन में ही मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आज हम दोनों ही एक अजीब सी चीज़ महसूस कर रहे थे। अब ये हम दोनों का रोज का काम बन गया था। अब पढ़ाई के साथ गप्पे भी होती थी। मैंने पारुल की आंखों में अपने लिए कुछ पढ़ लिया था। हम दोनों ही बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब वो पल आए जब हम अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहे। आज 15वां दिन था और मीना मैडम आज भी स्कूल नहीं आई थी। मैंने सोचा शायद कुछ काम होगा, अगर तबीयत खराब होती तो सबको पता होता। लेकिन मैडम एकदम से 15 दिन और फोन भी नहीं लग रहा था। मैंने कॉलेज से घर का रास्ता पकड़ा, घर आकर कपड़े बदले और मीना मैडम के घर का रास्ता तय करने लगा। मैं सिविल लाइंस पहुंचा। मीना मैडम का घर का पता था। घर पे जाके देखा तो ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि मैडम अपने परिवार के साथ नैनीताल चली गई है। पड़ोसियों से मैडम के नैनीताल के घर का पता लिया और घर वापस आ गया। सोच रहा था कि पता नहीं मैडम अचानक से नैनीताल क्यों चली गई। अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा लेने के बाद भी मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था। इन्हीं ख्यालों में गुम था, तभी अचानक फ़ोन बज उठा। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से पारुल बोल रही थी। मैं कुछ कहता कि उससे पहले ही वो बोल पड़ी, क्या हुआ, आप आज कॉलेज में आए और तुरंत चले गए? सब ठीक तो है ना? तबीयत तो ठीक है आपकी? मैंने पारुल को जवाब देते हुए कहा कि मैं मीना मैडम के घर नैनीताल जा रहा हूँ, आकर बात करूँगा, 1-2 दिन कॉलेज नहीं आ पाऊँगा। उसने बूझे हुए मन से ठीक है कहकर बात को ख़त्म करना चाहा। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, ख्याल रखना अपना और 2 ही दिन लेना, मैं आपका इंतज़ार करूँगी, बाय। 5 घंटे के बाद मैं नैनीताल में था। बस आधा घंटा और फिर मैं मीना मैडम के घर पहुंचने वाला था। थोड़ी देर में सब पता चलने वाला था कि मैडम क्यों स्कूल नहीं आ रही थी और अचानक से नैनीताल क्यों आ गई। आखिर वो पल भी आ गया जब मैं मीना मैडम के घर के बाहर था। दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो सामने मीना मैडम थी। मुझे देखकर चौंक गई और बोली, अरे बेटा तुम यहाँ कैसे? आओ आओ अंदर आओ। मैडम मुझे घर के अंदर ले आई। मैंने मैडम को 4 सालों से देखा है, लेकिन आज तक चेहरे पे ऐसे भाव कभी नहीं थे। कुछ तो था। सर भी वहाँ आ गए और बोले, बेटा अपनी मैडम से मिलने इतने दूर चले आए? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सर अपनी माँ से मिलने आया हूँ, तो दूरी कैसी? हम सब मुस्कुरा दिए। रात के 9 बज चुके थे। मैडम ने खाना लगाया। हम सब साथ बैठ के खाना खाने लगे। मेरी बगल में पलक बैठी थी। मैडम और सर दोनों लोग एक दूसरे के बेहद पास बैठे थे। मेरा ध्यान पलक पर था। बहुत चुप चुप थी, न जाने कौन से ख्यालों में गुम थी। मैं पहले भी उससे कई बार मिल चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी शून्यता, इतनी चुप्पी कभी नहीं थी। मुझे याद है मैं जब भी मैडम के घर जाता तो पलक मुझसे अक्सर बात कर लिया करती थी। पलक ऐसी तो कभी न थी। पलक ने खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। अब कमरे में सिर्फ हम 3 ही लोग थे। मैडम मुझसे कॉलेज की बातें करने लगी, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगी।
मैं जवाब देता गया। फिर कुछ देर बाद मैंने मैडम से पूछा, मैडम आप यहाँ अचानक आ गए, वहाँ से सब छोड़कर, ऐसा क्या हुआ है? और आपका फ़ोन भी बंद है। मैडम और सर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मैडम की आंखों में आंसू छलक आए। फिर सर ने मैडम का हाथ पकड़ा तो मैडम ने कहना शुरू किया, उस दिन मैं कॉलेज में थी और सर जरूरी काम से नैनीताल आए हुए थे। पलक घर में अकेली थी। तब कुछ बदमाश घर में घुस आए और मेरी बेटी की इज्जत तार तार कर दी। मैडम और सर का दर्द छलक उठा। मैंने दोनों को हिम्मत बधाई और कहा, आपने थाने में शिकायत नहीं की? ये कानून हमारी मदद के लिए ही बना है सर। सर बोले, बेटी का बाप होना क्या होता है? जब तुम खुद किसी बेटी के बाप बनोगे तब समझोगे। तुम्हें क्या लगता है कि हम गए नहीं थे? हम वहाँ गए थे, पर पुलिस वालों ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि अंदर तक हिल गए। बड़े बड़े अधिकारियों के पास मिलने का समय नहीं था। जैसे तैसे वक्त भी दिया तो उनसे सिर्फ आश्वासन मिला, कोई कार्यवाही नहीं हुई। सर का गला रूद गया। फिर मैडम ने उनको चुप कराते हुए कहा, ये रिश्तेदार, ये समाज हमें ऐसी नज़रों से देख रहा है जैसे मेरी बेटी गलत हो। हमारा साथ देने की बजाय ये दुनिया वाले तरह तरह की बातें करते हैं। मेरी बेटी पूरी तरह टूट चुकी है। कुछ दिन पहले लड़के वाले भी रिश्ता तोड़ के चले गए। कहते हैं ऐसी लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। हमें माफ़ कर दीजिए, हम इज्जतदार लोग हैं। इस सब में मेरी बेटी की क्या गलती? समाज और दुनिया वालों की दकियानुसी सोच मेरी बेटी की खुशियों को क्यों छीन रही है? मैडम और सर दोनों लोग बुझे बुझे से बैठ गए। पहले जब सुनता था कि किसी का बलात्कार हुआ है तो बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आज तो समाज के इन ठेकेदारों पर तरस आ रहा था। बलात्कार तो उन बदमाशों ने किया था, लेकिन इज्जत और मान सम्मान तो समाज के इन ठेकेदारों ने लूट लिया था। जब लोग मर जाते हैं तो ये लोग उनके लिए आंदोलन करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, पर जब कोई जिंदा है तो उसके इंसाफ के लिए साथ क्यों नहीं लड़ते? क्यों उसकी हालत पर तंज कसते हैं? भगवान से भी लाख गुना ऊंचा स्थान इस संसार में औरत को मिलता है, लेकिन हमने उसे क्या दिया? बेबसी, मायूसी। उसके सपनों को छीन कर बस उसे घर की चार दीवारी में कैद कर दिया। मैं खुद भी मायूस था समाज के इन चार लोगों से। सुबह हुई, मैं अपने घर वापस आने के लिए तैयार हो चुका था। मैडम रोते हुए बोली, कितने सपने देखे थे अपनी बिटिया के लिए, उसकी धूमधाम से शादी करूंगी, लेकिन एक झटके में मेरी बेटी की सारी खुशियां जल गई। जिससे वो प्यार करती थी उसने भी बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया, शादी का रिश्ता तोड़ दिया। उसका मायूस और बुझा चेहरा देख के दुनिया खत्म सी होने लगती है। मैंने मैडम को बिठाया और बोला कि आप फिक्र न करो, सब अच्छा होगा। आप ही को तो उसकी ताकत बननी है। मैं पलक के कमरे में गया। अपने बेड पर बैठी वो खिड़की को एकटक निहारे जा रही थी। मैं उसके पास जाके बैठ गया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो चुपचाप ही बैठी रही। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पलक, जो कुछ हुआ मैं जानता हूँ, वो बहुत बहुत तकलीफ दे है, पर अगर तुम ही हार मान लोगे तो कैसे चलेगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझसे गले लग के रोने लगी। मैंने उसे चुप कराया, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, मेरी वजह से माँ पापा को कितनी तकलीफ हो रही है। न मैं ऐसी जी सकती हूँ और न उन्हें इस हाल में देख सकती हूँ। जी करता है कि खुद को ख़त्म कर लूँ। मैंने हौले से उसका हाथ थाम लिया। मैं समझ गया था कि मुझे अब क्या करना था। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उससे बोला, पलक, जो हो चुका है मैं उसे तो नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हारी तकलीफ को कुछ कम तो कर ही सकता हूँ। वो बोली, मैं कुछ समझी नहीं। मैंने उसका हाथ थाम के कहा, ये हाथ मैं जिंदगी भर थाम के रखना चाहता हूँ। बस अगर तुम मुझे ये हाथ पकड़े रहने की इजाज़त दो तो। वो हैरानी से मुझे देखने लगी, फिर कुछ सोच के बोली, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? क्यों अपनी ज़िंदगी को मेरे लिए बर्बाद करना चाह रहे हो? मुझे पता भी नहीं कि तुम्हें कभी खुशियाँ दे भी पाऊंगी या नहीं। तुम मेरे लिए अपनी खुशियों को जाया मत करो, और फिर मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझ पे ये एहसान मत करो। कुछ देर वो फिर चुप हो गई, फिर उधे हुए स्वर में बोली,
जिसको मेरा साथ देना चाहिए था वो तो बीच में छोड़ के चला गया, और एक तुम हो। ये सब किस लिए? ये समझौता क्यों? मैंने उससे कहा, मैं जो करने जा रहा हूँ मुझे उसमें बेहद खुशी मिलेगी, और अपने दोस्त के लिए कुर्बानी कैसी? और फिर मुझे तुम जैसी समझदार बीबी कहाँ मिलेगी? पलक, हम जिंदगी भर चाहे एक अच्छे पति पत्नी कभी न बन पाए, पर हम एक अच्छे दोस्त तो हमेशा रहेंगे। मैडम को अपना फैसला बताकर मैं अपने घर के लिए चल दिया। किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। घर पहुंचने के बाद मैंने घर में सबको अपना फैसला बताया। माँ पापा को मैंने पूरी बात बता दी। दोनों लोगों ने मुझे कस के गले से लगा लिया और एक साथ बोले, मुझे गर्व है कि तू मेरा बेटा है, हम तेरे साथ हैं। मैं कॉलेज में आया तो पारुल कॉलेज के गेट पे ही मिल गई और बोली, सब्र नहीं हो रहा था इसलिए यहाँ आके खड़ी हो गई, तुम्हें कुछ बताना है। मैं जानता था कि पारुल मुझसे वही 3 शब्द बोलना चाह रही थी, लेकिन मैं सब समझते हुए भी अनजान बनना चाह रहा था। मैंने पारुल से कहा, मैं शादी करने जा रहा हूँ। पारुल चौंक गई। क्या? तुम शादी कर रहे हो? किससे? तुमने इतना बड़ा फैसला अचानक कैसे ले लिया? वो किसी हारे हुए सिपाही की तरह मेरे कदमों में बैठ गई। मैंने उसको उठाया और कैंटीन ले गया, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर सब कह दिया। आखिर चाह कर भी इस लड़की से मैं सच छुपा नहीं सकता था। मेरी बातें सुनने के बाद पारुल ने कैंटीन में मुझे बहुत लोगों के बीच गले लगा लिया और बोली, मुझे हमेशा एक ही अफसोस रहेगा कि तुम मेरे नहीं हो सके, लेकिन जो तुम करके आए हो उससे तुम्हारे लिए और इज्जत बढ़ गई है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर कुछ देर चुप रही और बोली, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, बस मुझसे एक वादा करो कि अपना ये जो भी आधा अधूरा रिश्ता है इसे हमेशा बनाए रखोगे। आज शादी के 7 साल बाद मेरी प्यारी सी बेटी है मुस्कान, जो बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। आज पलक बहुत खुश है और मैं भी खुश हूँ कि उसे बेहतर जिंदगी दे सका, और बाकी की बची हुई खुशियाँ मुस्कान के आने से पूरी हो गई। मैं शायद एक अच्छा प्रेमी तो नहीं बन सका, पर एक अच्छा पति जरूर हूँ। अक्सर पलक कहती है कि मैं उसके लिए किसी फरिश्ते के जैसा हूँ। फिर जब मैं पारुल को लेकर सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक इंसान ही हूँ। पर ठीक है, आप सबको एक साथ खुशियाँ कभी न दे सकते, यही जिंदगी का फलसफा है। कुछ तो कमी रहती ही है।